नमस्कार साथियों, सुमेर एकेडमी से मैं साइंस एजुकेटर। साइंस की सीरीज़ जैसे कि आप जान रहे हैं कि चल रही है, अपलोड किया जा रहा है साइंस पर लेक्चर। तो दोस्तों साइंस का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक क्या है, सेल। दोस्तों आज से हम लोग टॉपिक शुरू कर दिए हैं। अब हम एक टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें टॉपिक अलग अलग पार्ट इसके हो सकते हैं, क्योंकि अब सेल टॉपिक ही दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक है। कम से कम इसको 2-3 लेक्चर हमको लग रहा है कि लग जाएंगे कवर करने में। और जहाँ चूँकि दोस्तों हमको पढ़ना है टॉपिक, तो ऐसा इस तरह से पढ़ना है कि उससे भी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमको इस तरह से पढ़ना है कि उससे भी अगर हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे भी कहीं से क्वेश्चन मिस ना होने पाए अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो दोस्तों आइए आज हम टॉपिक सेल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेल, जैसा कि आपके सामने लिखा भी है कि ये लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड जिसका कि क्या है, लिया गया है सेलुला, जिसका अर्थ क्या होता है, अ स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। और दोस्तों सेल के रेफरेंस में एक साइंटिस्ट हैं सर रुडोल्फ पीटर्स ने, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है कि द लिविंग सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। सर रुडोल्फ पीटर्स ने कहा कि जो लिविंग सेल है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, सबसे मुख्य अगर कोई खोज है प्रकृति में तो वो क्या है, सेल है। और हम सभी जानते हैं साथियों कि ऐसा है भी, क्योंकि सेल ही तो क्या है, हमारे लाइफ की शुरुआत सेल से ही होती है। अगर हम अपने लाइफ का पहला प्राइमरी स्टेज अगर सोचें, आज हम आप इतने लंबे चौड़े जो दिख रहे हैं, जितने बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी स्टेज सोचें तो हमारा भी जन्म एक सिंगल सेल से हुआ है, जो कि माता और पिता से के हम आप जानते हैं कि स्पर्म एंड वोम से मिल करके जो जब फ्यूज करता है, और वो स्पर्म और वोम फ्यूज करके जब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट उसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो वो भी तो एक लाइफ है, सिंगल सेल वाली जाइगोट भी। तो दोस्तों क्या है कि सेल क्या है, इसीलिए सेल को क्या बोला गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बोला था एक साइंटिस्ट ने। अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों सेल का हम सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि सेल कहते किसको हैं। तो साथियों सेल क्या है, एक्चुअली यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन या लाइफ कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए, सेल क्या है कि यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अब दोस्तों अगर एग्जांपल लें सेल के बारे में, तो अमीबा जिसे बोलते हैं, यह भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह केवल एक सेल का बना होता है, लेकिन इसके अंदर वो जीवन की सारी लाइफ साइकिल होती है, जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं जो हम आप करते हैं, जो हम आपके जीवन में होता है। ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन हम रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ये सारा प्रोसेस सेल में भी, अमीबा में भी होता है, जो यूनिसेलुलर एक सेल का होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका डेफिनेशन वही कि ये संगठित ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसमें क्या, जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये सेल के बारे में डेफिनेशन। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर, तो आप जो कि घबराएं नहीं, चूँकि हमको कंटेंट भी आपको उस तरह से मिलेगा। अब दोस्तों क्या है सेल का इन्वेंशन, सबसे पहले हमने बात कर लिया था, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बोला था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी किया। बोतल की कार्क, एक बोतल की जो कार्क होती है जिसमें उसको बोतल को बंद करते हैं, उस कार्क में वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो आप हेक्सागोनल टाइप से उसमें वो इसका स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें उन्होंने सबसे पहले देखा और इसका नाम उन्होंने सेल यानी कोसा दिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, सॉरी लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। जो उन्होंने कार्क क्या है, कार्क को बोतल को बंद करने का एक पार्ट है, तो लिविंग तो है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की वो डेड सेल थे, यानी डेड सेल की कंसेप्ट इन्होंने दिया था, लेकिन लिविंग नहीं था। लिविंग सेल का जो कंसेप्ट दिया था, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स इज डन बाय द लीवेनहॉक। कब, 1674 में, 1674 में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। अब दोस्तों एक इसमें दोस्तों मैंने सेल को बहुत एकदम ब्रीफ में काफ़ी मैंने ये नोट्स बनाया है, और दोस्तों मैं ये अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, अपने लिए भी पढ़ने के लिए भी, तो इसलिए ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें मैंने केवल उन्हीं पॉइंटों को मेंशन किया है।
अच्छा, ऐसा भी है कि मैं केवल पॉइंट्स को लिखने वाला जो पॉइंट्स लिखा हूँ, लेकिन मेरी आप वॉइस पे, मेरी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको लेक्चर के माध्यम से बोल करके बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं लिखता तो काफ़ी लेंदी हो जाता लेक्चर, तो आप उस पर भी ध्यान देंगे और वो पेज भी लंबा हो जाता। तो अब इसमें सेल के बाद दोस्तों आता है कॉन्सेप्ट एक कोसावाद, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का सिद्धांत 1839 में, हालांकि सेल थ्योरी का सिद्धांत साथियों सबसे पहले तो दिया था एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है दत्रोचित। दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने 1824 में सेल का सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने इसको वेल डिफाइंड नहीं किया था, काफ़ी अच्छे से इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए इसका क्रेडिट उनको नहीं जाता है दत्रोचित को। बल्कि सेल थ्योरी का सिद्धांत 1839 में इसको वेल मैनर तरीके से एक्सप्लेन किया कि इन्होंने वनस्पति साइंटिस्ट यानी कि बोटेनिकल साइंटिस्ट हैं स्लीडेन, और जंतु विज्ञान शास्त्री हैं स्वान। ये दो साइंटिस्ट हैं स्लीडेन एंड स्वान, इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दिया। अगर एग्जाम में आता है आपको तो साथियों की सेल थ्योरी किसने दिया, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको स्लीडेन और स्वान, या स्लीडेन या स्वान, दोनों में से कोई एक मिलता है तो भी ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन जब भी दोनों मिलेगा, दोनों के साथ मिलेगा, दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं मिलेगा। फिर अगला टॉपिक इसमें सेल से रिलेटेड साथियों हो जाएगा टाइप्स ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल क्या होती है, तो सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी जो प्रिमिटिव मतलब आद्य, आद्य क्या होता है, प्राथमिक, सर्वप्रथम, सबसे पहला जो होता है उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। यानी कि जो सबसे पहला सेल होता है, पहला सेल का डिस्कवरी किया गया, पहले सेल इन द सेंस के मतलब जो सबसे छोटे निम्न स्तर के जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड इन द सेंस क्या, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप नहीं होता है, वो फ्री साइटोप्लाज्म में फ्री ऐसे पड़ा रहता है, इसलिए उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों आपको नोट्स, मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है तो मुझे लग रहा है कि आप राइटिंग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब है। अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो आप कंटेंट पर ध्यान रखेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने और भी पॉइंट्स को इसको मेंशन करने के लिए थोड़ा नज़दीक हो गया होगा, लेकिन आपको क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो मेरी आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरा टाइप है सेल का यूकैरियोटिक सेल। अब ये भी ग्रीक वर्ड है, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू या वेल, ट्रू या वेल, सत्य, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, आप जानते हैं, यानी कि ऐसा सेल जिसमें कि न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप्ड हो, ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू इन द सेंस क्या, कि न्यूक्लियस भी झूठा और सच होता है क्या, झूठा सच साथियों बस उतना सही मतलब है, उतना सही सेंस लिया जाता है कि जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम प्रिमिटिव में रखते हैं। फॉल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, सभी यूकैरियोटिक सेल जितने होते हैं, यानी जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल बींग्स हो, उसमें ये ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको क्या है, एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक को छोड़ करके सभी में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल मिलती हैं। अब दोस्तों एक टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे कि कोसा में विभाजन होता है और सभी नई कोशाएं पूर्ववर्ती कोशाओं से बनती हैं। हम सभी जान रहे हैं कि हम आपके जितनी आज हम जो इतने लंबे हुए हैं, इतने हमारी जो ग्रोथ हुई है, जो इतने बड़े हुए हैं, वो सेल डिवीजन के थ्रू हुए हैं। हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो उसमें डिवीजन एंड डिवीजन बार बार डिवीजन होते रहा है, तो उस डिवीजन से हमारा ग्रोथ इतना बड़ा हुआ है। नहीं तो हम छोटे बच्चे थे तो हम कैसे हमारी ग्रोथ हुई, तो सेल डिवीजन के थ्रू। तो क्या कह रहा है इसका सिद्धांत क्या है, कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं, नई सेल्स जितनी बनती हैं, न्यू सेल्स बनती है, वो पहले वाली जो सेल है उसी से डिवाइड होकर के बनती है। ठीक है, ये बात तो सभी जानते हैं। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसे कोसा की वंश परंपरा का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेल लिनिएज, लॉ ऑफ सेल लिनिएज भी इसको बोलते हैं। Cell is the structural and functional unit of life. Sometimes it called building block of life. Sometimes क्या? Sometimes it's called building block of life. ये जीवन निर्माण की क्या है, इकाई है। तो दोस्तों ये सेल के टॉपिक और भी अभी आगे हैं, आइए आगे देखते हैं साथियों। अब हमने वो सेल देख लिया, अब हम सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक,
यहाँ वर्सेस साथियों थोड़ा सा लंबा हो रहा था वर्ड की डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो मैंने वर्सेस कर दिया है। आप इसको बस इसी सेंस में लेंगे कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला इधर हम कैरेक्टर बेस्ड लक्षण लेंगे कि किस लक्षण पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इधर प्रोकैरियोटिक इधर यूकैरियोटिक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म साथियों क्या होता है, पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, पूरी तरह से फैला रहता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। मतलब कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के से लगे हुए क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, इंसिपिएंट होता है, अविकसित। अविकसित इन द सेंस क्या, इससे रिलेटेड देखेंगे टॉपिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट, है ना। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आगे है अगला न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के कुछ धागे होते हैं तथा ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े नहीं होते। दोस्तों जो डीएनए होता है वो बेसिकली वो प्रोटीन्स और उसमें अमीनो एसिड, हम जब इसको भी डिटेल में देखेंगे डीएनए टॉपिक तो उसको पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो डीएनए होता है वो एक दो उसके थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, और वो क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से आपस में जुड़े नहीं होते, वो ऐसे फ्री पड़े रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डीएनए के बहुत से धागे होते हैं, ठीक है, तथा ये प्रोटीन, इनके जो प्रोटीन होते हैं डीएनए के, ये हिस्टोन के साथ जुड़े होते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आपको ये आंसर देना होगा, ध्यान रखना होगा कि ये डीएनए के साथ जुड़ा रहता है, डीएनए में पाया जाता है और ये डीएनए को जोड़ के रखता है। और कहाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन को हिस्टोन बाइंड करके रखता है, तथा जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। क्रोमोजोम्स आपने गुणसूत्र नाम सुना होगा, गुणसूत्रों को कौन बांध के रखता है, हिस्टोन प्रोटीन्स जोड़ के। अगला क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग जिसे बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। कोशिकांग समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे अगर आप एनिमल बींग्स में लें तो जैसे न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोजोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, डीएनए हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होते हैं। सेल डिवीजन के बेस पे देखें अगला पॉइंट, सेल डिवीजन क्या है, स्ट्रक्चर सेल डिवीजन का। तो साथियों प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन नॉट टेक प्लेस, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है तभी तो हमारा ग्रोथ होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, रेस्पिरेशन के बेस पे देख लेते हैं, श्वसन के बेस पे क्या फर्क है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा श्वसन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में या डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के कोशिका में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 6 पॉइंट देख लेते हैं राइबोसोम्स के बेस पे। अब राइबोसोम्स साथियों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 7th पॉइंट देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है साथियों, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत पतली, बिल्कुल थिन होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल, अब यहाँ पे सेल वॉल की बात साथियों, अब यहाँ पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को ये कन्फ्यूजन ना लग जाए कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है। तो यहाँ बात चल रही है, अभी हम उसको भी देखेंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में भी जस्ट इसी लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है, चूँकि प्लांट के भी तो जो डेवलप्ड प्लांट हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं। अगला साथियों क्या है, 8 पॉइंट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, यानी जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, कोसा द्रव्य, उसका मूवमेंट क्या होता है, इसमें स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें साइटोप्लाज्म में कोई मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है साथियों, साइटोप्लाज्म का स्पष्ट मूवमेंट, हमको क्लियर मूवमेंट दिखता है। अगला पॉइंट साथियों क्या है इसमें,
9 पॉइंट, वैक्यूल, वैक्यूल को हम रिक्तिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, मौजूद नहीं होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स में क्या होता है साथियों, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता है। कैप्सूल इसमें हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अभी इस बात को ध्यान रखना है साथियों, ये एक डिफरेंस ऐसा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कैरेक्टर मिल सकता है लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं मिलता है। कौन सा, वो कैप्सूल। 12th पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, यानी मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करके उनके जो, या तो उनके जो भाई जो स्पोर्स होंगे, ओवम होंगे, वो फ्यूज करके जो ग्रोथ करेंगे, मीन्स जिसका बर्थ होगा, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है या नॉट वेल डेवलप्ड, इसमें पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब साथियों ये तो बात रही बात किसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस की। अब इसके लगे, अब यहीं पे हम साथियों प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और साथियों अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, हमको कई बार हम कंफ्यूज होते हैं और हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है या हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट क्या है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। इस बात का यानी कि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके आउटर सरफेस पे प्लांट को क्या प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए क्या मौजूद होता है, सेल वॉल, कोसा भित्ति जिसे वो हिंदी में बोलते हैं, ये मौजूद होती है, कोसा भित्ति। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। इसमें सेल वॉल तो नहीं होता है, पर नई खोजों के आधार पे जो नए डिस्कवरीज हुई हैं, हुए हैं, उसके आधार पे क्या होता है, सेल कोट, एनिमल सेल के भी बाहर सेल कोट, एक सेल एक लेयर पाई जाती है जो, जिसे हम सेल कोट बोलते हैं, जो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यानी कि इसमें भी एक सेल मेम्ब्रेन टाइप से सेल के बाहर एक लेयर तो होती जरूर है, लेकिन वो सेल वॉल की नहीं बनी होती। सेलुलोज, इसमें क्या सेल वॉल किससे बना होता है, प्लांट में सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज साथियों क्या है, ये पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है, जैसे जितने भी ग्लूकोज होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये है, ये सब इनको मोनोमर, कुछ में मोनोमर, सुक्रोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है। ये क्या है आपका, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ऐसे सेलुलोज क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुगुणक। जब छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड होता है। एक से दो, एक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ता है, एक से एक जुड़ करके तो दो, तो डाइसैकेराइड बोलेंगे। जब दो सैकेराइड से और भी जब मोनोसैकेराइड से जुड़ते हैं और भी सिंगल यूनिट जुड़ती है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सेल, इसमें एनिमल सेल में इसके आउटर मेम्ब्रेन बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, वैक्यूल, रसधानी जिसे बोलते हैं। ये किसमें, प्लांट सेल में क्या होता है, मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल्स मिलता है या नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है साथियों, प्लास्टिड्स, लवक जिसे बोलते हैं। अब प्लास्टिड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है लवक, हम आप जान रहे हैं। अब प्लास्टिड्स में बेसिकली दो, जिसमें प्लांट्स में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और इसमें देखिए एनिमल बींग्स में देख लीजिए पहले क्या होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है, इसमें मौजूद नहीं होता है। अब प्लास्टिड्स में दो तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हम आप जानते हैं ये लवक हैं, रंगा पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, पिगमेंट हैं, जो कि पौधों में कलर के लिए जिम्मेदार हैं। ये कलर की, इनकी वजह से पौधों के अंदर कलर आते हैं। यानी जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल भी जो है, ये क्या है, ये सब पिगमेंट है, रंगा पदार्थ हैं, जिसकी वजह से पौधों की फूल, पत्तियाँ, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो रंग आता है, जो कलर आता है, वो क्या होते हैं, इन्हीं प्लास्टिड की वजह से आता है। तो ये कलरफुल जो होते हैं, जो पिगमेंट हैं, ये केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। एक बार टमाटर के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो टोमेटो के लिए उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो आप साथ ही हमको कमेंट करके बताएंगे कि टोमेटो में कौन सा प्लास्टिड्स मिलता है। ठीक है, किसी को पता होगा तो जरूर बताएंगे। फोर्थ, सेंट्रोसोम। अब साथियों प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम किसमें क्यों होता है, केवल शैवाल और कवकों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में नहीं। अब शैवाल और कवक क्या है,
ये तो हम इनको अभी आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, ऐसे फंजाई, ऐसे ऐसे करके आप क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इनको अलग प्लांट से अलग रखा गया है। तो उसको हम एक फंजाई एक क्लास ही है, तो उसमें हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। बस इतना ध्यान रखें कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, या केवल शैवाल और कॉकम पाए जाते हैं। और जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, यह कोसा विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में, जब सेल डिवाइड होकर के एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे जब डिवाइड होते हैं, तो सेल को डिवाइड होने में जो सेंट्रोसोम होता है क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है। सेंट्रोसोम की वजह से सेल डिवीजन काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। 5वां पॉइंट है साथियों, और ये लास्ट पॉइंट, कि सेल, प्लांट सेल में वृद्धि क्या होती है, इसमें जो ग्रोथ होता है प्लांट सेल का, वो मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक होती रहती है। यानी जो प्लांट सेल में जो सेल का ग्रोथ है जब वो प्लांट सेल यानी डेड करने वाली होती है, जैसे पौधे वो मरने वाले हैं, बिल्कुल उनकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो उनके कुछ समय तक उनके अंदर वो प्लांट सेल का ग्रोथ होता रहता है। एक्चुअली साथियों इसमें हम इसको इस तरह से भी अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, जब अगले लेक्चर अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा, कि प्लांट सेल में जो लंबाई में जो ग्रोथ होता है उसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, शीर्षस्थ कोसा बोलते हैं। तो उसकी जो ऊपर वाला जो टिप जो सेल होता है उसी में ग्रोथ होता चला जाता है, तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। और मोटाई में उसके जो लेटरल मेरिस्टेम उसको बोलते हैं, तो उसमें उसकी मोटाई में जो है लेटरल से उसकी ग्रोथ होती है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में हम ये कह सकते हैं कि टिल ओवर द लाइफ, जीवन के आखिरी समय तक भी हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में ग्रोथ होता रहता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, जो इसमें जो ग्रोथ होती है सेल कि ये मृत्यु के काफ़ी समय तक, काफ़ी पूर्व तक ही रुक जाती है। यानी कि एनिमल बींग्स में एक फिक्स एज तक जा करके उसके बाद सेल की ग्रोथ नहीं होती है, और जबकि प्लांट सेल में सेल की ग्रोथ होती है। तो साथियों ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगर कंटेंट पसंद आया साथियों तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन साथियों आप प्रेस कर लें, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चूँकि मैंने बता दिया पहले ही कि मैं अब साइंस की सीरीज शुरू कर दिया हूं, और ये जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यूपीटीसीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, एसएससी की है, एनटीपीसी, कांस्टेबल, ग्रुप डी, हर जगह साथियों ये काम आपको आएगा। तो अगर चैनल को आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।